नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गर्दा उड़ेगा। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी सेवा में एक मॉक टेस्ट हाजिर है। मॉक टेस्ट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को मैंने कंपाइल किया, जिसमें पिछले सालों के कांस्टेबल के, दरोगा के, एसएससी जीडी के सारे ही प्रीवियस क्वेश्चंस है। 20 बेहतरीन सवाल जो है हम आज की क्लास में करेंगे। बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है भाई। जिनका कैरियर बन चुका है और जिनका कैरियर नहीं बना है वो खुद ही पतंग बने हुए हैं, ठीक है भाई। सभी को जय श्री राम, तहे दिल से वेलकम है आपका इस सेशन में। आज सैटरडे है, वैसे तो आपकी छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी मैंने सभी बच्चों के लिए एक मॉक टेस्ट जो है आज भी अरेंज कर दिया, क्योंकि मिक्स सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। आप टॉपिक वाइज कितना भी पढ़ लीजिए, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया 3 घंटे, आपको समझ में आ गया, लेकिन पेपर तो टाइप वाइज या चैप्टर वाइज नहीं आना। पेपर तो मिक्स होना है। एक सवाल टाइम वर्क का, एक सवाल टाइम स्प्रिंट डिस्टेंस का, एक पार्टनरशिप का, एक सिंप्लीफिकेशन का। फिर वहां जो है बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि सारा कंसेप्ट रिकॉल करना पड़ता है, कभी भी कुछ भी आ जाता है। तो वही बच्चा सफल है जो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाता है, सॉल्व करता है, ठीक है भाई। तो बहुत अच्छे अच्छे सवालों को मैंने कंपाइल किया है, शुरू से लेकर आखिर तक आपको पूरा देखना है। कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ साथ सॉल्व करना है। आप केवल लेटे हुए ना देखें, ठंड में रजाई में चुपके हुए, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे स्क्रीन से क्वेश्चन देखते हुए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है भाई। लगभग 5-6 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और मंडे को फिर मैं आपको एक नया चैप्टर करवाऊंगा दोबारा से, ठीक है ना। सैटरडे है इसलिए वो मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, ठीक है भाई साहब। 20 क्वेश्चंस का बहुत मजा आएगा आपको करने में। 1-1.25 घंटे में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं, ठीक है भाई। चलिए, ये भाई हमसे मिलना है, इनका सिलेक्शन हुआ सीजल 2023 में, इनकी रैंक 199 है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी मुलाकात हुई इनसे, इनका इंटरव्यू भी हमने अपने चैनल पर डाला है। तो एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि केवल ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त, उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी है। बच्चे दिन में सपने देखते रहते हैं, कुछ बिल्कुल गहरी नींद में सपने देखते हैं। सपने का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है जब तक आप उनको पूरा करने के लिए मेहनत ना करो। और मेहनत इतनी कि दूसरे से ज्यादा रिजल्ट, दूसरे से ज्यादा मेहनत। अगर दूसरा बच्चा 4 घंटा पढ़ रहा है, आप ही के बराबर इक्वल टैलेंटेड है, आप ही के बराबर उसके पास सुविधा अवेलेबल है, तो आप 4 की बजाय अगर 4.5 घंटा पढ़ लोगे तो ही आप कामयाब हो पाओगे। क्योंकि इसका मतलब है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब दूसरे से ज्यादा बेहतर अपने आप को दिखाना, तब आपको कोई मंजिल मिलेगी। और इसमें हाँ या ना है, बीच में कुछ नहीं। जैसे कोई आदमी अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसने टारगेट बनाया कि महीने का 1 लाख कमाऊंगा। 1 लाख नहीं कमा पाया, अगर उसने 60-70 हजार भी कमा लिया तो भी वो खुश है। लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे के साथ समस्या क्या है कि या तो उसकी नौकरी लगेगी या उसकी नौकरी नहीं लगेगी, बीच में उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ये कहते हैं ना कि नौकरी ना लगेगी तो अनुभव हो जाएगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा हो गया। तेल लेने गए, ऐसा तजुर्बा, कोई तजुर्बा उसको काम का नहीं है। या तो नौकरी लो, और ये वाला ऑप्शन तो कट ही कर दो, डिलीट कर दो मेरे दोस्तों। तैयारी का तजुर्बा किसी काम का नहीं है जिंदगी में। समझ में आई आपको मेरी बात? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, भगवान श्री राम का नाम लेके मॉक टेस्ट। बहुत बेहतरीन, पूरे यूट्यूब पर सबसे खतरनाक जबरदस्त मॉक टेस्ट होगा, आपको मजा आएगा, ठीक है भाई। बहुत सारे टेस्ट सीरीज जैसे जिसमें बहुत इरेलेवेंट सवाल होते हैं, बच्चे उनको देख के डर जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। सिंपल ही पेपर आने वाला है। हां, आप जैसा पेपर 2018 में आया उतना आसान भी नहीं आएगा, लेकिन पेपर इजी ही रहेगा, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं आपके पुराने पेपर को हुए, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है चीजों का, ठीक है भाई। वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, फूफा चाचा मामा, ठीक है भाई। स्वर्ग नरक तक वीडियो जानी चाहिए मेरे दोस्त। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आएगा, आप ही के एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल का करके बताएं जल्दी से, ठीक है भाई। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है दोस्तों। मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन को भी टाइप करवा के हिंदी में, इंग्लिश में आंसर की के साथ अपलोड करवा दिया है, ठीक है भाई। ये टेलीग्राम चैनल है, वेरीफाइड है, ब्लू टिक लगा हुआ, इसी को ज्वाइन करना है आपको, ठीक। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त।
आ जाइए। आज तो उड़ उड़ के करेंगे, बिल्कुल भाई, उड़ उड़ के ही करना है। 60 आदमी किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। तो कीवर्ड्स का ध्यान रखिएगा। 60 आदमी किसी दीवार को बनाने में कितना समय लगाते हैं? 36 दिन लगाते हैं। ठीक। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर एक चौथाई श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। कितने? एक चौथाई लोग काम छोड़कर चले गए छठा हिस्सा बन जाने पर। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? काम को पूरा करने में, पूरी दीवार बनने में कितना समय लगेगा? सुनिए, 60 आदमी किसी दीवार को बनाते हैं 36 दिन में। तो आप मुझे बताओ, इस दीवार का छठा हिस्सा बनने में, छठा मतलब 1/6, इस दीवार का 1/6 हिस्सा बनने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 6 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं छठा हिस्सा बनने में। मेरे दोस्तों, 6 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, काम बचा कितना है? जल्दी से जवाब दीजिए। एक ही लॉजिक है इस सवाल में, बचे काम को बराबर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। भाई काम होता क्या? काम होता है मैन गुणा डेज। वर्क क्या होता है? आदमी की संख्या, आदमी की और दिनों की संख्या की गुणा कर दीजिए। 60 आदमियों को एक पूरी दीवार बनाने में 36 दिन लगते हैं। उन्होंने दीवार का छठा हिस्सा पूरा किया, तो 36 का 1/6, 6 दिन लग गए। यानी कि 60 आदमियों ने 6 दिन तक काम कर लिया। तो 60 आदमियों के कितने दिन का काम बाकी है? 36 दिन में से 6 दिन काम कर लिया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 30 दिन का। तो 60 आदमियों के 30 दिन का काम अभी बाकी है। लेकिन हुआ क्या बच्चे? एक चौथाई लोग काम छोड़कर चले गए। भाई लोग थे कितने? 60। 60 का एक चौथाई कितना होता है? 15। यानी कि 15 लोग काम छोड़कर चले गए। 60 में से 15 लोग काम छोड़ के चले गए, तो लोग बचे कितने बच्चों? 45। अगर 60 का एक चौथाई काम छोड़ के चले जाएंगे 15, तो 45 लोग बचेंगे। आप मुझे बताओ, ये 45 लोग उस काम को, इस बचे काम को कितने दिन में करेंगे? बचे काम को बराबर कर दिया, M1D1 बराबर M2D2। आप बोलोगे हां जी सर। 60 गुणा 30 1800। 45 से जब मैं 1800 काटूंगा तो 40 बार जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों, ये लोग 45 लोग बचे काम को 40 दिन में करेंगे। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर जल्दबाजी में 40 बता रहे हैं। वो 40 इस सवाल का आंसर नहीं है। ये तो बचा हुआ काम 40 दिन में हुआ। यही तो, इसलिए तो हमने सवाल लिया है कि आप सही करते हुए सवाल को गलत कर दोगे। सवाल में जो चीज पूछी गई है वो एकदम अलग है। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगा? बेटा 6 दिन तो पहले भी लग चुके हैं छठा हिस्सा करने में। 40 दिन बचे काम को करने में लगे, तो पूरा काम तो 40 + 6, पूरा काम तो 46 दिन में हुआ है ना बेटे। तो इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन था, ना कि 40 दिन इसका ऑप्शन सही था। ये सारी चीज दिमाग में करी जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे ही सवालों का लेवल रहेगा। कंसेप्ट में सिखा चुका हूं कि वर्क बराबर मैन गुणा डेज। आगे चलते हैं। मजा आया सवाल को तो वीडियो को लाइक करते चलें। सवाल नंबर 2 मेंसुरेशन का बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, साथ साथ लाइक करते चले मेरे दोस्तों वीडियो को। ठंड बहुत पड़ रही है भाई जी। यदि किसी आयत का परिमाप 46 इकाई है, इसका क्षेत्रफल 120 वर्ग इकाई है, एरिया 120 है, तो इसकी बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? आप जानते बच्चों आयत, सभी लोग आयत तो जानते ही हैं। ये आयत होता है मेरे प्यारे भाई। अब जैसे इस आयत की लंबाई है L, ये चौड़ाई है B, तो आयत का परिमाप क्या होता है? क्या आप लोग परिमाप जानते हैं? परिमाप मतलब होता है चारों ओर की बाउंड्री, है ना। ये चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। क्या होता है परिमाप? ट्वाइस ऑफ L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ये परिमाप होता है। ये परिमाप आपको 46 दिया हुआ है, 46। अब 2 से 46 कितनी बार कट जाएगा? 23 बार कट जाएगा, 23 बार। ये आ गया मेरे दोस्तों। वैसे परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगा? परिमाप 46 का आधा 23। एरिया क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल क्या होता है आयत का?
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल है, ये आपको 120 दिया है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी बड़ी भुजा बताओ, आयत की बड़ी भुजा। यहां कुछ सॉल्व नहीं करना, ना समय है आपके पास। क्या आप अंदाजे से, हिट एंड ट्रायल से, तुक्का से ये ऐसी दो संख्याएं बता सकते हो जिनकी गुणा करने पर 120 आए और जोड़ने पर 23 आए? तो आप कहोगे सर 15 अट्ठे 120 होता है, 15 की 8 में गुणा करूंगा 120 आएगा और 15 में 8 जोड़ूंगा 23 आएगा। यानी कि बड़ी भुजा 15 है और छोटी भुजा 8 है। तो इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, 15 इकाई। छोटी भुजा पूछता तो 8 बताते। आपसे यह भी पूछ सकता कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर बताओ, 15 और 8 का अंतर 7 इकाई बताते। ठीक है, यह मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, लेकिन एक आदर्श समझदार विद्यार्थी को यह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। वो सीधा देखेगा 15 अट्ठे 120 और 15 प्लस 8 23 का दुगना 46, तो 15 बड़ी भुजा हो जाएगी, वो कुछ लिखेगा नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3 करके बताएं। बहुत मजा आ रहा है आपको, हैं? सवाल वैसे ही है जैसे पेपर में आते हैं। चलिए, 8% प्रतिवर्ष की, 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 3000 रुपए 3 गुने हो जाएंगे? बताओ। सवाल यह है कि 3000 रुपए कितने वर्ष में 3 गुने हो जाएंगे अगर ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है। आपसे सवाल में समय पूछा है। देखो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता बेटे, ना मुझे इसकी कोई जरूरत है। सवाल में बोला है अगर ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तो कितने सालों में कोई धनराशि 3 गुना हो जाएगी। पहली बात आप हमें यह बताओ कि 8% प्रति वर्ष ब्याज की जो दर है, इस बात का मतलब है अगर ब्याज की दर 8% है तो इसका मतलब है कि एक साल में 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिलता है। एक साल में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो एक साल में, प्रति वर्ष एक साल में आपको 100 रुपए पर 8 रुपए ब्याज मिलेगा। पूछा कितने साल में पैसा 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब अगर आप 100 रुपए लगाओगे तो मेरे दोस्तों 3 गुना 300 रुपए बन जाना चाहिए। अगर आप 100 रुपए लगाओगे तो 300 बन जाना चाहिए। तो आपको ब्याज कितना मिलना चाहिए? 200 रुपए। आपको 200 रुपए मेरे दोस्तों क्या चाहिए? ब्याज। बोलो हां। अगर 100 रुपए 300 रुपए बनेंगे 3 गुना तो ब्याज कितना चाहिए? 200 रुपए। जबकि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 8। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ब्याज की दर 8% है तो एक साल में आपको 8 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 200 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? बटे 8, 25 सालों में। 25 साल में मेरे दोस्तों आपको 200 रुपए ब्याज मिलेगा। यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, दिमाग में सोचो। राशि 3 गुना होगी, ब्याज कितना मिला? 200%। एक साल में ब्याज 8%, तो 200% ब्याज 25 सालों में मिलेगा। फिर से आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन करने के लिए बहुत बुरा है ये। कोई धनराशि 3 गुना हो गई, 1 रुपए 3 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला? 200%। एक साल में 8% ब्याज मिलता है। 200% कितने साल में? 200% बटे 8, 25 साल में, बात खत्म। इस तरीके से करना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बेहतरीन, लेटेस्ट ही पेपर में आया है ये सवाल। करो। देखते हैं कितने बालक इस प्रश्न को कर पाएंगे। 208 किलोग्राम, 312 किलोग्राम और 832 किलोग्राम क्षमता वाले 3 बक्से क्रमशः गेहूं की 3 किस्मों A1, B1 और C1 से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। आपके पास 3 बक्से हैं, 3 बक्से हैं। पहला बक्सा 208 किलो का, दूसरा बक्सा 312 किलो का, तीसरा बक्सा 832 किलो का। इन तीनों बक्सों में गेहूं भरा हुआ है। पहले बक्से में A1 क्वालिटी का, दूसरे में B1 क्वालिटी का, तीसरे में C1 क्वालिटी का गेहूं भरा हुआ है। तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया। 3 बक्से हैं, उनमें भरा हुआ गेहूं। पहले बक्से में पहला बक्सा 208 किलो है, दूसरा 312 किलो का, तीसरा 832 किलोग्राम का।
पहले बक्से में A1 क्वालिटी का, B1 क्वालिटी का, तीसरे में C1 क्वालिटी का गेहूं है। अब तीनों बक्सों को खाली करा एक बड़े बक्से में और फिर तीनों टाइप के गेहूं को मिलाया, तीनों टाइप के गेहूं को बढ़िया से मिला दिया। अब बन गया मिश्रण, तीनों टाइप के गेहूं का मिश्रण बन गया। उस मिश्रण को वापस हमने बक्सों में डाल दिया। मिश्रण बनेगा, तीनों टाइप के गेहूं को एक उसमें खाली किया टंकी में, फिर वापस मेरे दोस्तों मिक्स करके बढ़िया से वापस डाल दिया बक्सों में। तो पूछा तीसरे बक्से में कितने किलो A1 प्रकार का गेहूं होगा तीसरे बक्से में, आप बताओ। पहला बक्सा 208 किलोग्राम का है, दूसरा बक्सा 312 किलोग्राम का है और तीसरा बक्सा 832 किलोग्राम का है। इन तीनों बक्सों में A1, B1 और C1 गेहूं भरे हुए हैं। इन तीनों गेहूं की क्वांटिटी का, इन तीनों गेहूं की मात्रा का अनुपात क्या है? ये नंबर किससे कट रहे हैं? 8 से। 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 26 से। ये 26 से भी कट रहा है बेटा, ये 26 से चला जाएगा 8 बार, ये 26 से जाएगा 26 से कम 26, 5 26 दूनी 52, 12 बार, और ये 26 से जाएगा मेरे दोस्तों 26 3 78 और 5 26 दूनी 52, 26 से। फिर बेटे 4 से भी कट गया, देखो 4 से भी कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये हो गया जी 4 अट्ठे 32, 2:3:8, यही हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ये क्या आ गया? ये A1, B1 और C1 क्वालिटी के जो गेहूं हैं उनकी मात्रा का अनुपात, तीनों टाइप के गेहूं की मात्रा का अनुपात 2:3:8 है। बात क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब इन गेहूं को एक बड़े बक्से में खाली किया, तीनों को बढ़िया से मिलाया। जब मैं तीनों टाइप के गेहूं को बढ़िया से मिलाऊंगा तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण में A1, B1, C1 का अनुपात ही रहेगा। जो मिश्रण बनेगा मेरे दोस्तों तीनों को मिला के, उस मिश्रण में तीनों प्रकार के गेहूं की मात्रा का अनुपात यही होगा 2:3:8। और जब मैं इनको वापस बक्से में डालूंगा तो जो तीसरा डब्बा है, पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि तीसरे डब्बे में कितने किलो A1 गेहूं होगा। तीसरा डब्बा कितने किलो का है? तीसरा डब्बा 832 किलोग्राम का है। तीसरा जो डब्बा है वो 832 किलोग्राम का। इसमें पूछा इसमें A1 टाइप का गेहूं कितना होगा मेरे दोस्तों, तो इसी अनुपात में होगा गेहूं, तो 2:3:8 के अनुपात में। A1 टाइप का कितना है? 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना बेटे? 2 और 3 5 8 13, 2/13 ये आ जाएगा बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर। 13 छिंग 78 और 13 चौका 52, यानी कि 64 दूनी 128 केजी। तो तीसरे टाइप का जो तीसरा जो बॉक्स है उसमें A1 जो गेहूं होगा वो 128 किलो होगा। ये आंसर है डी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल है। 104 नहीं है, 108 128 है। बताओ, सवाल नया है आप लोगों के लिए और सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है। गेहूं सरफ साबुन, यही तो सवाल आता है आपके पेपर में, है भाई। जिस बच्चों ने अनुपात पढ़ा है वो एकदम बढ़िया से कर लेगा। बहुत अच्छा सवाल था, रिपीट करके देखेंगे एक बार। एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर 5 आपके सामने बनाएं। 5वां सवाल जल्दी से करो। ABC की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। 3 लोग हैं ABC। टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन आ गया, समय और कार्य का। 3 लोग ABC हैं, उनकी कार्य क्षमता का, उनकी दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है कि एक साथ मिलकर वो काम को 25 घंटे में कर सकते हैं। अगर एक साथ मिलकर काम करें तो किसी काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है बी अकेला उस काम का 60% कितने घंटे में करेगा। बी अकेला काम का 60% कितने घंटे में करेगा। देखो ये तो सब बच्चों ने बता दिया। अब अगर यार इस सवाल को भी गलत करोगे तो लायक नहीं हो फिर आप नौकरी लेने के, अगर आप इस सवाल को भी गलत कर देते हो। 3 लोग ABC की एफिशिएंसी का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर वो एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं। भाई एक साथ मिलकर वो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? अगर तीनों लोग ABC मिलकर काम करें तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 5 3 8 2 10, 1 घंटे में 10 काम होगा। आप बोलोगे हां जी सर।
पूरा काम एक साथ मिलकर वो करते हैं 25 घंटे में। तो 25 घंटे में कितना काम होगा मेरे दोस्तों? 250। ये टोटल वर्क आएगा 250 यूनिट। 250 यूनिट आ गया टोटल वर्क। बोला है इस काम का 60%। अब 250 का 60% कितना होता है? 25 छिक्का 150, 250 का 60% तो 150 आ जाएगा। आ जाएगा 25 छिक्का 150। आप बोलोगे सर, बोला इस 150 यूनिट काम को अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो बच्चों बी करेगा मेरे प्यारे भाई 3 एफिशिएंसी के साथ। बी की कार्य क्षमता 3 है, तो बी को कितना समय लगेगा? 3 से 150 चला जाएगा मेरे दोस्तों 50 घंटे। तो बी अकेला इस काम का 60% 50 घंटे में करेगा और बी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। मुझे लगता है हर एक बालक को यह आसान सा सवाल समझ में आया है। एक और क्वेश्चन आपके सामने करके बताएंगे, सवाल नंबर 6। बनाओ बेटे। मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको सवाल करने में। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, लाइक जरूर करें भाई। सर जी जहर उगलिए, इन सवाल में मजा नहीं आ रहा। बेटे अगर मैं जहर उगल दूंगा तो बालक भाग जाएंगे। ना टफ कराना है, ना इजी कराना है, ना मॉडरेट कराना है। कराना वो है जो पेपर में आना है, चाहे वो कैसा भी हो। मेरा सिंपल फंडा है। ठीक है भाई। एक आपके सामने बड़ा खतरनाक सा नंबर दिया है। बोला ये नंबर है ना 3 से विभाज्य ना 11 से। 11 से विभाज्य है, 3 से नहीं। 3 और 11 दोनों से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं। यानी कि ये पूछा है ये पता करना है कि ये नंबर 3 और 11 में किससे कटता है, किससे नहीं कटता। बताओ। ये जो नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये 3 और 11 में किससे भाग होता है और किससे भाग नहीं होता, ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने। नंबर बड़ा है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन इसको देख के डरना नहीं है। मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है। नंबर सिस्टम पढ़ा है मैंने, आपको पूछा है ये बताया कि कोई नंबर 3 से तभी भाग होगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या 3 से भाग होगी। तो इसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम आप निकालो। डिजिटल सम, डिजिटल सम आप निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 6 3 9, 6 3 9 और ये 9 हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। उसके बाद 5 5 10 8 18 भी 9 हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद 6 3 9, ये भी 9 हो गया मेरे दोस्तों। बचा क्या? 7 5 12, 12 मेरे दोस्तों 3 से कटता है, यानी कि संख्या 3 से भाग होगी। ये संख्या 3 से भाग हो रही है। ठीक है भाई, क्लियर? कोई तकलीफ? मैंने डिजिटल सम निकाला तो मेरे दोस्तों 12 यानी कि संख्या 3 से भाग हो रही है। अब मुझे चेक करना है 11, क्या ये नंबर 11 से कटता है? अब मैंने आपको 11 का नियम पढ़ाया, याद है किसी को 11 का नियम? कि जो विषम स्थान पे अंक हैं, जो सम स्थान पे अंक है, उनको जोड़ो। विषम स्थान पे कौन कौन से, ये देखेंगे। 1 7 8, 3 11, 6 17, 6 23, 23 8 31, 31 और 2 33, 33 आ गया जोड़ के, 33 आ गया। और जो सम स्थान पे अंक है उनको जोड़ो। सम स्थान पे 3 + 0 3, 6 9, 9 18, 5 23, 23 5 28, 28 5 33, ये भी 33 आ गया। अब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है 0। यानी कि ऑड प्लेस पे जो अंक है और जो इवन प्लेस पे अंक है उनका डिफरेंस 0 आ रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों ये संख्या 11 से भी भाग होगी। और ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए था या 11 का कोई मल्टीपल 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए था। ये डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी कि संख्या 3 से भी भाग होगी और ये जो बड़ी संख्या है 11 से भी भाग होगी। और इस सवाल का आंसर होगा तीसरा विकल्प। 3 और 11 दोनों से विभाज्य है ये संख्या। बात खत्म। बताइए मजा आया ना? ऐसा नहीं कि आपको भाग करके देखना पड़े, उसमें तो आप पागल हो जाओगे। शायद 1 घंटे में एक भी सवाल ना हो। मुझे लगता है आपको यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। ठीक है, देख लीजिएगा क्लास। सवाल नंबर 7 आपके सामने जो जीडी के पेपर का है। कौन करेगा बच्चे इस सवाल को?
जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत में 12% की वृद्धि की जाती है तो इसकी बिक्री, ब्लूटूथ ईयरफोन की संख्या 20% कम हो जाती है। इसके राजस्व पर, इसकी कमाई पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है बताओ। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप एक ब्लूटूथ ईयरफोन बेचते हो राजीव चौक पे, ठीक है, राजीव चौक पे बेचते हो, वहां पे सस्ता मिलता है। जैसे आप 2 दिन इस्तेमाल करोगे एक खराब हो जाता है, एक कान से आवाज आना बंद हो जाती है। 30 रुपए का एक मिलता है ईयरफोन। तो देखिए ब्लूटूथ ईयरफोन को कमा के पैसा कैसे निकाला जाता है। ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत और गुणा उसकी बिक्री, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कमाई। ये राजस्व हो जाएगा। राजस्व मतलब कमाई, बिक्री, रुपया, पैसा, धन, धान्य, अमीरी, समझे। जैसे कि आप 30 रुपए का एक ब्लूटूथ ईयरफोन बेचते हो चाइनीज माल, और आपने 8 ब्लूटूथ ईयरफोन बेचे, बिक्री 8 बेचे, तो कितना का पैसा कमा लोगे, 240 रुपए कमा लोगे। सिंपल सा फंडा, ये कोई बताने वाली बात थोड़ना है। अब बोला है ब्लूटूथ ईयरफोन की जो कीमत है वो 12% बढ़ जाती है। अब ब्लूटूथ ईयरफोन महंगे हो गए हैं भाई, 12%, लोगों ने खरीदना कम कर दिया, ठीक है, उनकी बिक्री जो है 20% कम हो जाती है। तो आपसे पूछा रेवेन्यू, राजस्व में कितना कमी आएगी, बताइए जल्दी से, राजस्व पे कितना प्रभाव होगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई मतलब होता है क्रमिक परिवर्तन। अगर दो संख्याओं को x%, अगर किसी संख्या को x% और y% से लगातार चेंज किया जाए तो उसमें कुल कितना बदलाव आएगा, x प्लस वाई प्लस XY बटे 100। ये 12 बढ़ाया, ये 20 कम किया, तो कितना बदलाव आएगा, 12 माइनस 20 माइनस 12 गुणा 20 बटे 100, यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, विद साइन लेना, 20 माइनस का है, अगर बढ़ाया गया है, कीमत बढ़ी है तो प्लस लेंगे, बिक्री घटी है तो माइनस लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 12 माइनस 20 माइनस 8, और ये माइनस का 2.4, माइनस 8 में माइनस 2.4 जोड़ेंगे तो माइनस का 10.4%। क्योंकि फाइनल आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो रेवेन्यू वो कम हो गया, वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 10.4% की कमी हुई है। डी विकल्प सही है। मजा आया भाई साहब, ये तो आपने बहुत जल्दी बता दिया बेटा। सवाल नंबर 8 बता देंगे आप मुझे, 8वां सवाल करेंगे। आपको बोर्ड पे सही दिखाई दे रहा है बच्चों, बोर्ड पे सही दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये जैकेट हमें दे दो, जैकेट तो भाड़े पे है भाई, कैसे दें। चलिए भाई अगला सवाल देखो, ये यूपी पुलिस दरोगा का सवाल है। सवाल दरोगा का है इसलिए देख के डरना नहीं है, थाने में जाओ तो भी आपको दरोगा जी से डरना नहीं है भाई, ठीक है ना। सब मिल बांट के करेंगे वहां पे जो होगा, समझे। करिए जल्दी से। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 की स्पीड से साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान सुनेगा, अगर एक आदमी हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है, चलेगा। यदि वह आदमी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट पहले पहुंचता है, 17.5 मिनट पहले। पूछा यह गया है तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करें, किलोमीटर में आपको आंसर बताना है, किलोमीटर में, जल्दी करेंगे। ये बहुत स्पेशल पैटर्न है मेरे प्यारे भाई, और इसका आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, अनुपात से भी, पर इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई अगर 20 की स्पीड से चलाएगा तो 17.5 मिनट देरी से पहुंचेगा, देरी मतलब प्लस, जितने समय में पहुंचना चाहिए था उससे 17.5 मिनट देरी से पहुंचे। लेकिन अगर आप फास्ट चलाओगे, 24 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाओगे तो 17.5 मिनट पहले पहुंच जाओगे। तो डिस्टेंस जो होती है S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस
S2 और इंटू डेल्टा टी मतलब टाइम में अंतर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, अगर आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे तो मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको केवल वैल्यू रखनी है, पहले 20 की स्पीड थी, S1 है, फिर 24 की स्पीड होगी, 20 गुणा 24। स्पीड में अंतर, नीचे क्या स्पीड में अंतर, 20 और 24 का अंतर 4 गुणा टाइम में डिफरेंस। अच्छा, पहले 17.5 मिनट की देरी थी, अब 17.5 मिनट की जल्दी है, प्लस है माइनस है, इनका अंतर क्या आएगा, प्लस 17.5 में से माइनस 17.5 घटाऊंगा तो 35 मिनट आएगा। देरी और जल्दी, प्लस एक माइनस है, प्लस 17.5 में से माइनस 17.5 घटाऊंगा तो 35 मिनट आएगा। अच्छा, आंसर बताना है किलोमीटर में, ये स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मिनट में है, तो इस मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। मिनट है 35 मिनट, घंटे में अगर बदलना है 35 मिनट को तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से। ये आएगा मेरे दोस्तों डायरेक्ट आपका आंसर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 से 240 चला जाएगा 10 बार, 10 से 20 जाएगा 2 बार, और 35 दूनी 70 किलोमीटर की दूरी आ गई उसकी, अभी हॉस्टल से कॉलेज तक की 70 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है। पता नहीं इतनी दूर हॉस्टल लेने क्या जरूरत है उसे। मुझे लगता है आपको ऐसे सवालों को करके बड़ा आनंद आ रहा है भाई। एक सवाल आपके सामने दरोगा जी का और फेंक के मारूंगा, बताएं। बताइए जी। तीन संख्याएं 15, 17, 19 के अनुपात में तीसरी संख्या का 3 गुना तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। अनुपात का समान है सवाल है और सरल सवाल है, बताएं। अनुज यादव जी कह रहे हैं हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, देखा ना जरा केशव क्या कह रहे हैं, भाग गए। हाँ रुक जाओ, हम अपने बच्चों को सुनाया करेंगे। हमारे जमाने में एक मास्टर थे जो सवालों को हवा में उड़ा दिया करते थे। अनुज यादव ठीक है, कहीं तुम्हें ना हवा में उड़ा दूं मैं। जैक स्नाइडर कुछ कह रहे हैं, जैक स्नाइडर कह रहे हैं, रुको नीचे करो थोड़ा सा। सर मैं साइकिल पे आटा लेके जा रहा था, उसने देख लिया, तब से फोन नहीं उठा रही। लग रहा वो मिट्टी खाती होगी फिर, हैं? अच्छा चावल खाती है वो। इसलिए फोन नहीं उठा। चलिए, तीन संख्याएं 15, 17, 19 के अनुपात में, तीन संख्याएं पहली, दूसरी और तीसरी 15, 17, 19 के सरल अनुपात में हैं। बोला देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरी संख्या का 3 गुना तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच अंतर 625 है। जैसे सवाल बोले वैसे कर देंगे। तीसरी संख्या है 19, अब 19 का 3 गुना 57, 19 का 3 गुना कितना होता है 57 यूनिट। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसलिए मैं सर्कल में बंद कर देता हूं। तीसरी संख्या 19 का 3 गुना 57 और पहली दूसरी संख्या का योग, पहली दूसरी संख्या का योग क्या है 15 और 17, 15 प्लस 17 32, पहली और दूसरी संख्या का योग है 32, 15 जमा 17 32। तीसरी संख्या का 3 गुना और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच अंतर, इनके बीच अंतर कितना हो गया जी, इनके बीच अंतर हो गया 25, 25। इसकी जो वैल्यू दी है सवाल में वो 625 दी है। कितने गुना दिए भैया 25 गुना, 25 गुना 25 625 होता है। अब पूछा क्या गया है, पहली तीसरी संख्या के बीच अंतर, पहली संख्या 15 है, तीसरी संख्या 19 है, इनके बीच अंतर है 4 यूनिट, 15 19 का अंतर 4। और एक की वैल्यू 25 गुना है तो 4 की वैल्यू भी 25 गुना करेंगे 100 आ जाएगा। पहली तीसरी संख्या के बीच अंतर 100 है। ठीक है भाई, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। अगर आपको बात समझ में आ रही है इसका मतलब आप अच्छे विद्यार्थी हो, आपको आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए मेरे दोस्त, तुक्का बिल्कुल ना मारे भाई। ठीक है, हम YouTube पे तो क्लास लेती हैं, फ्री क्लासेस है, मैंने इतनी फ्री क्लासेस दे रखी हैं कि अगर कोई बेहतरीन समझदार बालक है तो उन फ्री क्लासेस से पढ़ के ही
मैथ्स में 100% स्कोर कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। और इस साल तो मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने हमारी कोई पेड क्लास में नहीं ली, केवल यूट्यूब क्लास से पढ़ के उन्होंने सिलेक्शन लिया। ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो यूट्यूब के अलावा जो हमारी प्रैक्टिस बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन, आप इनको ऑनलाइन अमेजन से, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। जैसे ये सीएचएसएल की प्रैक्टिस किंग है, ठीक है ना, चैनल का नाम मैथ्स प्रैक्टिस किंग, ये सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग। इसमें 3000 क्वेश्चन है टाइप वाइज। ऐसी मेंस के लिए अलग है, सीजीएल और सीएचएसएल का मेंस एक ही बुक में कवर होगा, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। ये सीजीएल की प्रीवियस ईयर की है मेरे दोस्तों, और ये सीपीओ की प्रैक्टिस किंग है, सीपीओ एग्जाम्स के लिए। और भी बहुत सारी बुक्स पे काम चल रहा है। और ये कंसेप्ट के लिए मैथ्स कंसेप्ट किंग, इसमें जितने भी फॉर्मूला, थ्योरम, शॉर्ट ट्रिक, कंसेप्ट सब इसमें लिखे हुए हैं, जो आपको कहीं किसी किताब में सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलेंगे, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। ठीक है, आपको लोकल ऑफलाइन स्टोर पर मिल जाएगी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप बुक से नहीं करना चाहते, नहीं खरीद सकते, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैंने इनकी फ्री पीडीएफ भी दी है, आप उन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से कर सकते हो प्रैक्टिस। लेकिन भला तभी होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, दिन भर वीडियो देखते रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे चलेंगे बेटे। सवाल नंबर है आपके सामने, 10 करके बताएं जल्दी से, फटाफट। जल्दी फटाफट फटाफट करते हैं मेरे दोस्तों। टाइम एंड वर्क का ये सवाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का, भैया बताओ। बोला 7 एक्सपर्ट और 5 ट्रेनी एक काम को 9 दिन में करते हैं, जबकि 4 एक्सपर्ट और 15 ट्रेनी 12 दिन में करते हैं। तो पूछा 5 एक्सपर्ट 6 ट्रेनी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई, विशेषक को एक्सपर्ट ई मान लेते हैं और प्रशिक्षु ट्रेनी की एफिशिएंसी को हम टी मान लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे एफिशिएंसी कार्य क्षमता पता चलेगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोला क्या है, 7 एक्सपर्ट और 5 ट्रेनी प्लस 5 ट्रेनी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं, 9 दिन में, 9 डेज में। ये क्या है बच्चों, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। आगे क्या बोला है, आगे ये बोला गया है जबकि 4 एक्सपर्ट और 15 ट्रेनी मिलकर इसी काम को 12 दिन में करते हैं, 15 ट्रेनी मिलकर इसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है बेटे, दोनों बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या आप यहां से सॉल्व करके एक्सपर्ट और ट्रेनी की कार्य क्षमता का अनुपात नहीं निकाल सकते? 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। देखो थोड़ा सा दिमाग में किया करो, ऐसा पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणा करके घटाना ही तो है। यहां 3 सत्ते 21 ई आएगा, यहां 4 चौक 16 ई आएगा। अब 21 और 16 का अंतर 5 ई हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। देखो यहां 3 पंजे 15 टी आएगा, यहां 15 चौका 60 आएगा, ये 60 टी और ये 15 टी, 60 और 15 का डिफरेंस 45 टी। आप बोलोगे जी सर। अब 5 से 45 कितनी बार कट गया? 9 बार। यानी कि एक्सपर्ट और ट्रेनी की कार्य क्षमता का जो अनुपात हो गया वो 9:1 आ गया, एक्सपर्ट और ट्रेनी की। यानी कि एक्सपर्ट अगर 9 काम करता है तो ट्रेनी 1 यूनिट काम करता है। समझ में आया? आपसे पूछा है 5 एक्सपर्ट और 6 ट्रेनी कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। सबसे पहले निकालिए बच्चों टोटल वर्क। टोटल वर्क चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, कहीं से भी आ जाएगा। ठीक है भाई, जैसे मैं पहले यहां से निकाल लेता हूं। एक्सपर्ट की जगह 9 रख दो, ट्रेनी की जगह 1 रख दो। एक्सपर्ट की जगह 9 रख देंगे, 7 नाम 63 भाई, 7 एक्सपर्ट और 5 ट्रेनी, ट्रेनी की जगह 1 रख देंगे, 5 एकम 5, 7 एक्सपर्ट और 5 ट्रेनी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9। टोटल चाहे आप यहां रखो वैल्यू चाहे यहां रखो, टोटल वर्क आ जाएगा। ये आएगा 63 5 68 गुणा 9। ये टोटल वर्क आ गया मेरे प्यार में, कुल कार्य। बोला इसी कुल कार्य को हमारे 5 एक्सपर्ट और 6 ट्रेनी कितने दिन में करेंगे? 6 प्रशिक्षु। एक्सपर्ट की कार्य क्षमता 9 है तो 5 एक्सपर्ट की 45, ट्रेनी की 1 है, 6 ट्रेनी की 6, तो 45 और 6 51 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में करेंगे? बटे 51। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 नाम 36 बटे 3 12,
36 को 3 से भाग देंगे, 12 दिन में करेंगे। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 12 दिन। बहुत अच्छा सवाल है ये। मुझे लगता है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं, मेरी आदत नहीं है वरना वैसे। ठीक है भाई, अगला सवाल करेंगे स्टूडेंट। सवाल नंबर 11 बताएं। यदि विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह भी आपके कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। मैंने वह डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब। एक लाइन का सवाल, लड़के कर नहीं पाते इस सवाल को। यदि विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाए तो लाभ 5 गुना हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बताओ। एक बात बताओ, जैसे मैं इस पेन को 10 रुपए में बेचता हूं तो मुझे लाभ होगा। अगर मैं इस पेन को 10 रुपए की बजाय 12 रुपए में बेचने लगूं, 2 रुपए महंगा बेचने लगूं, तो 2 रुपए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर मैं इस पेन को 10 रुपए की बजाय 12 रुपए में बेचने लगूं तो 2 रुपए महंगा बेचूंगा, 2 रुपए प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लॉजिक क्या है कि विक्रय मूल्य में जितना परिवर्तन होगा लाभ में भी उतना ही परिवर्तन होगा। सेलिंग प्राइस में चेंज और प्रॉफिट में चेंज बराबर होना चाहिए। सेलिंग प्राइस 4 गुना किया जाए, मतलब क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस सपोज पहले एसपी था तो 4 गुना हो गया 4 एसपी। सेलिंग प्राइस एसपी से 4 एसपी हो गया, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? 3 गुना बढ़ा कि नहीं? अगर सेलिंग प्राइस 4 गुना हुआ है तो बढ़ा कितना है? 3 गुना। प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है, मतलब अगर पहले पी रुपए का प्रॉफिट था तो अब 5 पी रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट 5 गुना हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना मेरे दोस्तों बताइए? 4 पी। 4 पी प्रॉफिट बढ़ा, यह बराबर होना चाहिए। अगर विक्रय मूल्य 4 गुना किया है तो विक्रय मूल्य 3 गुना बढ़ा है। प्रॉफिट अगर 5 गुना किया है तो प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है मेरे दोस्तों। यह बात लिखने की जरूरत नहीं थी बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। और यहां से डायरेक्ट वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लाभ का अनुपात आ गया मेरे दोस्तों 4:3। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी सामान को जब आप 4 रुपए में बेचते हो तो आपको 3 रुपए का फायदा होता है। किसी सामान को जब आप 4 रुपए में बेचते हो तो आपको 3 रुपए का फायदा होता है, तो सामान का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? जवाब दीजिए। इस पेन को मैंने 4 रुपए में बेचा और मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो पेन मैंने 1 रुपए में खरीदा होगा। 4 - 3 1 रुपए में, 1 रुपए पे 3 का फायदा होगा, तभी तो मेरे दोस्तों 4 में बिकेगा। ये आपका प्रॉफिट आ गया परसेंटेज में इंटू 100%, तो प्रॉफिट आपका 300% है। डी ऑप्शन आंसर 300%। अच्छा सवाल, प्यारा सवाल, लॉजिकल, बेहतरीन तरीका। कितना कैसा भी सवाल आ जाए, कैलकुलेटिव डाटा आ जाए, परसेंटेज में दे दे, ये तरीका कभी फेल नहीं होगा। सीखो वही जो शॉर्ट हो और हर जगह काम आए। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न सवाल नंबर 12 जीडी की परीक्षा का पूछा हुआ, बताएं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 24 और 5304 है। एक संख्या 408 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, बताएंगे। बोलो। सवाल बहुत सरल लग रहा है ये भी। दो संख्याओं का एचसीएफ जो है मेरे दोस्तों, ये गलत लिखा है मेरे दोस्तों यहां पर, दो संख्याओं का एचसीएफ मेरे प्यारे भाई 24 है और एलसीएम 5304 है। एक संख्या 408 है तो पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। चलेगा मेरे दोस्तों। अब लॉजिकली मेरे दोस्तों यहां पे सोच के बताओ, ठीक है? क्या सोच के आपको बताना है? फटाफट। अगर संख्याओं का एचसीएफ 24 है तो संख्याएं 24 से कटने वाली होगी, उनका अंतर भी 24 से कटना चाहिए मेरे प्यारे भाई।
अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है तो संख्या 24 से कटने वाली होंगी, उनका अंतर भी 24 से कटना चाहिए। नंबर 24 से नहीं कटता, ये 24 से नहीं कटता, 24 से कटता है, 24 से कटता है, 24 से कम 24, ये दोनों 24 से कटते। मैं फंस गया, सॉल्व करना पड़ेगा। सिखाया मैंने कि भाई अगर संख्याओं का एचसीएफ 24 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, एलसीएम 5304 है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या 408 है, तो क्या आप यहां से दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते? दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। 24 से, 24 से कम 24 16, 24 सत्ते 168, 17 से, 17 3 51 मेरे दोस्तों, 20 17 कम दूनी 34, तो दूसरी संख्या 312 आ गई। जो उसमें बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 312 बता देंगे, आंसर 312 नहीं, आंसर है 96। क्योंकि सवाल में पूछा तो ये है ना कि दूसरी संख्या पहली से कितना कम है। पहली संख्या, एक संख्या 408 है, दूसरी 312 है, तो इनका अंतर पूछा। इनका अंतर कितना आएगा मेरे दोस्तों? इनका अंतर आएगा 96। 408 में से 312 96। ठीक है, 96 इस सवाल का आंसर था। बहुत बढ़िया बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 13 कौन करेगा? परसेंटेज का बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, जीडी की परीक्षा का, जल्दी से करके बताएं। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। एक कॉलेज में लड़का भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं। देख रहे हो बेटे, तुमने तो देखा नहीं होगा, अभी ऐसे स्कूल हैं, हम सब तो बॉयज वाले हैं। कौन से स्कूलों में पढ़े हैं? टोटल बॉयज। एक स्कूल में लड़का लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। ठीक, 30% लड़के और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। 30% लड़कों को और 40% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो पूछा है स्कॉलरशिप ना पाने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है लगभग में। देखो 30% लड़कों को और 40% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो पूछा यह गया है कि स्कॉलरशिप ना पाने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है। ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती? जवाब दें। ठीक है भाई, नो स्कॉलरशिप है भाई, नो स्कॉलरशिप, यही तो पूछा आपसे। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 5:7 है कॉलेज में। अगर 30% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है तो इसका मतलब 70% लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 100 में से 30 घटाओ 70। अगर 40% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है तो 100 में से 40 घटाइए, 60% लड़कियां ऐसी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो पूछा गया कि टोटल कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने ऐसे हैं मेरे दोस्तों जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, टोटल। तो सुनिए, टोटल जो भी होगा इन दोनों के बीच में आएगा। अगर 70% लड़कों को नहीं मिलती स्कॉलरशिप, 60% लड़कियों की नहीं मिलती, तो टोटल होगा 70 और 60 के बीच में। मैं ऑप्शन को देख रहा हूं बड़ी देर से, 70 और 60 के बीच में मेरे दोस्तों ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। बचे 3 ऑप्शन, इन्हीं 3 ऑप्शन में से आंसर होगा। देखिए, अगर दोनों लड़के लड़कियां बराबर होते, अगर लड़के और लड़कियां बराबर होते, लड़के लड़कियां बराबर होते, तो आता है इस सवाल का आंसर 65%, एवरेज हो जाता अगर लड़के लड़कियां बराबर होते। पर यहां लड़कियां ज्यादा हैं। लड़कियां क्या है? ज्यादा हैं। लड़कियां हैं ज्यादा, लड़के 5 है, लड़कियां ज्यादा है। अगर लड़कियां ज्यादा हैं तो आंसर भी लड़कियों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर भी 65-60 के बीच में आना चाहिए। 65-60 के बीच में ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल को करने का एक तरीका है मेरे प्यारे भी, जो बहुत समझदार बच्चे अप्लाई करेंगे। जो बालक समझदार नहीं है वो या तो डेविएशन से कर लो या बेसिक से कर लो मेरे दोस्तों, इच्छा आपकी है। जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता भी हूं भाई, 60% लड़कियों को नहीं मिली स्कॉलरशिप और 70% लड़कों को। 70 को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं 60 + 10 70, ऐसे लिख सकता हूं तोड़ के, शॉर्टकट है ये, 60 + 10 70। देखो ना 60% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली
न 60% लड़कियों को मिली। तो 60% तो मिली नहीं है किसी को, 60% लड़कों को और 60% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली नहीं, तो टोटल 60% को तो मिली नहीं है। लेकिन 5 लड़कों का 10%, 5 लड़कों का 10% ऐसे 5 का 10% 85 एक्स्ट्रा हैं। जो भी एक्स्ट्रा है वो केक कटेगा तो सभी में बचेगा। टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल स्टूडेंट है 12, 5 7 12, 12 से भाग दे देंगे, ये आंसर आएगा 12 चौक 48, लगभग ये 4 बार जाएगा, यानी कि 64 पॉइंट आएगा, लगभग 64 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर 100 मान के भी कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका में बताए, 100 मानने की जरूरत नहीं है, 100 मानने की जरूरत नहीं है भाई। देखो ध्यान से, 5 लड़कों का 70% स्कॉलरशिप मिली, 5 का 70% कितना होता है? 350। 7 लड़कियों का 60%, 7 लड़कियों का 60% कितना हो गया? 420%। ऐसी लड़कियां जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, जब मुझे आंसर परसेंटेज में निकालना है तो मैं परसेंटेज में छोड़ दूंगा। 5 लड़कों का 70%, 350, 7 लड़कियों का 60%, 7 गुणा 60, 420। ये वो स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने? टोटल है जी 5 7 12 बटे 12, ये आ गया। इसको जब आप भाग देंगे तो 64 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि डी ऑप्शन है। ये तरीका हो गया दूसरा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है भैया, अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 14 करके बताएं फटाफट। रुपए 6,000 पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर से 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? देखो सवाल तो आसान लग रहा है मेरे दोस्त, इस सवाल में कुछ ज्यादा दम नहीं है। 6,000 रुपए पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर पे 1 साल में मिले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है? देखो हमारे पास समय कितना है? 1 साल, 1 साल का समय है। अगर मैं वार्षिक संयोजित करूंगा, ब्याज की दर है 6%, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6% मिलेगा। लेकिन अगर मैं अर्धवार्षिक संयोजित करूंगा, मेरे पास समय 1 साल, 1 साल में 6 महीने के 2 अर्धवर्ष होंगे, 6 महीने के 2 क्रम बनेंगे। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने का क्या मतलब है कि हर 6 महीने में आप सक्सेसिव करोगे, हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको आप अमाउंट में जोड़ के नया मूलधन बनाओगे। हर 6 महीने में आपका ब्याज संयोजित हो जाएगा। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 1 साल में 6% है तो ब्याज की दर आधे साल में 6 महीने में कितनी होगी? 3%। ब्याज की दर 6 महीने में, ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 3%। तो बच्चों आपको ब्याज मिलेगा कितना? आपको ब्याज मिलेगा 3 और 3 का सक्सेसिव। 3 और 3 का सक्सेसिव क्या होता है बेटे? 3 और 3 का क्रमिक क्या होता है परसेंटेज में? 3 प्लस 3 गुणा 3/100। दिमाग में कर सकते कितना आएगा? 6.09%, 9/100 0.09। यानी कि आप वार्षिक रूप से संयोजित करोगे तो 6% ब्याज मिलेगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करोगे तो 1 साल में 6.09% ब्याज मिलेगा। तो दोनों ब्याज के बीच अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? दोनों ब्याज के बीच अंतर है 0.09% का अंतर है। यही अंतर आपसे पूछा है। कितने के मूलधन पर? 6,000 पर, 6,000 पर। तो 6,000 रुपए पर कितने का अंतर है? 0.09%। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे सर परसेंटेज से 2 जीरो कटती हैं, 6 निम्मा 54, 5.4 रुपए आएगा। और यही सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। 7.4 नहीं है बेटे, 5.4 आंसर है। बहुत बेसिक से डिटेल में लिख लिख के मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल नंबर है आपके सामने 15 करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो सवाल नंबर 15 है ये आपके कांस्टेबल के पेपर का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। बना दो। लगभग 6,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लाइक भी करने चाहिए भाई सभी बालक।
स्टूडेंट वीडियो को साथ साथ लाइक करें, देखते हैं इस सवाल को कितने बालक कर पाएंगे। हर किसी के बस की नहीं है सवाल करना। कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पे 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को अंकित मूल्य पे 10% की हानि पर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो बहुत बेहतरीन सवाल। हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, अगर हमारे पास कुछ वस्तुएं एक जैसी तो उनका क्रिय मूल्य सेम होगा। हमारे पास दो वस्तुएं हैं एक जैसी तो उनका क्रिय मूल्य सेम होगा। बोला है कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया, यानी कि लागत मूल्य से 25% ज्यादा मेरे दोस्तों क्या है, अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस। ठीक, इस तरह की वस्तुओं में से एक को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 10% की हानि पर बेचा गया। तो हमारे पास दो वस्तुएं हैं, दोनों का क्रिय मूल्य सेम है। हर वस्तु को क्रिय मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। हर वस्तु को क्रिय मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया, यानी कि हर वस्तु का जो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 25% ज्यादा है। अब देखो पहली वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया। इसका मतलब यह कि पहली वस्तु को अंकित मूल्य से 20% ज्यादा में बेचा गया है। पहली वस्तु को अंकित मूल्य से 20% ज्यादा में बेचा गया है। तो पहली वस्तु पर कितना लाभ होगा बेटे, जवाब दो। पहली वस्तु पर जो लाभ होगा वो 25 और 20 का सक्सेसिव नहीं आ जाएगा, फॉर्मूले से नहीं लगा सकते। 25 + 20 45 प्लस 25 × 20 500 बटे 100 5, यानी कि पहली वस्तु पर लाभ होगा 50% का, 50% का। पहली वस्तु पर लाभ आ गया 50%। 25 और 20 का 25 + 20 प्लस 25 × 20 बटे 100 50%। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु को। एक दूसरी वस्तु है मेरे दोस्तों, इसी तरह की एक दूसरी वस्तु है। इस दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया। दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया है। तो दूसरी वस्तु पर कितना लाभ हुआ, पहले क्रिय मूल्य को 25% बढ़ाया, फिर 10% कम किया। तो 25 और -10 का सक्सेसिव क्रमागत हो जाएगा। 25 - 10 -25 × 10 बटे 100। बेटा ये चीज दिमाग में करी जा सकती है, लिखने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये दिमाग में करी जा सकती है। तो 15 - 2.5 12.5%। तो दूसरी वस्तु पर 12.5% का लाभ हुआ। आप बोलोगे हां जी सर। ये डाटा इतना आसान था कि दोनों चीजें दिमाग में करी जा सकती थी बिना कुछ लिखे। आपसे यह पूछा गया दोनों वस्तुओं पर कुल लाभ कितना हुआ। दो वस्तुएं दोनों एक जैसी हैं, यानी कि क्रिय मूल्य सेम है। अगर पहली पे 50% लाभ है, दूसरी पे 12.5%, तो दोनों पर कितना लाभ होगा, इन दोनों का एवरेज, दोनों को जोड़ के आधा करना है। 50 और 12.5 को जोड़ेंगे 62.5, और 62.5 का आधा कितना होता है, 31.25% का लाभ है। डी ऑप्शन। मजेदार प्रश्न। देखो क्या क्वालिटी है इस सवाल की, क्वालिटी वाला सवाल है बच्चे। आगे चलेंगे, एक और सवाल, सवाल नंबर 16 आपके सामने, दरोगा की परीक्षा का। बताएं दरोगा का, बनाओ जल्दी से। मजा आ रहा है भाई, खूब मजा ले रहे हो आप सवाल करने में। देखिए, एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड लगते हैं। एक ट्रेन है, जब वो 99 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो 61 सेकंड लगते हैं। वही ट्रेन जब पुल पर खड़े किसी आदमी को पार करती है तो 52 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। आंसर बताना है मीटर में। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल में ना तो मेरे दोस्तों आपको ट्रेन की लंबाई दी है, ना ही ट्रेन की स्पीड पता है। तो पहले तो स्पीड ही पता करनी होगी। एक बात बताओ, जब ट्रेन एक
पुल को पार करती है, पुल को, और जब ट्रेन पार करती है आदमी को, ना तो पुल चलता है ना आदमी रुका हुआ है, आदमी खड़ा है, खड़े आदमी को, जब एक आदमी पुल को पार करती है और एक खड़े आदमी को पार करती है, पुल और आदमी तो चल नहीं रहा, यानी कि ट्रेन ने पार किया है, तो ट्रेन अपनी खुद की स्पीड से ट्रेन खुद चल के पार करती है। जब ट्रेन, मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो लंबाई है सपोज जैसे एल है, जब ट्रेन 99 मीटर लंबे पुल को पार करते तो ट्रेन कितनी दूरी जाएगी? ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी और प्लस 99 मीटर भी जाएगी, ट्रेन इतनी लंबाई जाएगी। और ट्रेन को समय लगा पार करने में 61 सेकंड, 61 सेकंड का समय लगा, बोलो हां, यही लगा। लेकिन जब ट्रेन पुल पर खड़े आदमी को पार करती है तो ट्रेन कितनी दूरी जाएगी? खुद की लंबाई पार करेगी। भाई ये है ट्रेन, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई एल है, ये इस आदमी को पार करते तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी ट्रेन को? पूरी लंबाई ट्रेन को चल के आगे निकलना पड़ेगा। तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी और ट्रेन को खुद की लंबाई क्रॉस करने में, खड़े आदमी को पार करने में 52 सेकंड का समय लगा। आप बोलोगे हां जी सर, पूछा है ट्रेन की लंबाई, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां सर। दो अलग अलग केस हैं, दोनों में स्पीड सेम है, दोनों का अंतर देखो, यहां 99 मीटर का अंतर है, यहां देखो यहां कितना अंतर है, 9 सेकंड का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यह ट्रेन ऐसी है जो 99 मीटर की दूरी जाती है 9 सेकंड में। यह ट्रेन 99 मीटर की दूरी 9 सेकंड में जाती है, 9 सेकंड में। तो ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाएगी? अगर 9 सेकंड में 99 मीटर जा रही है तो 1 सेकंड में जाएगी 99/9, 11 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में जाएगी 99/9, 11। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अगर आपसे इस क्वेश्चन में केवल ट्रेन की स्पीड पूछा होता तो 11 मीटर प्रति सेकंड आप ट्रेन की चाल बता देते। 9 सेकंड में 99 मीटर, 1 सेकंड में 11 मीटर, लिखने की जरूरत नहीं थी। 99 मीटर जाएगी 61 - 62, 9 सेकंड में, 9 सेकंड में 99 मीटर, 1 सेकंड में 11 मीटर। ये आ गया मेरे दोस्तों। आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन 52 सेकंड में खुद की लंबाई खड़े आदमी को पार करती है। अगर ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जा रही है तो ट्रेन 52 सेकंड में कितना जाएगी? 52 सेकंड में ट्रेन 52 × 11 मीटर, बताओ कितना जाएगा ये? अभी 520 और 52, 562 मीटर, 572 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है 572 मीटर है, पहला ऑप्शन। ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया। दूसरा तरीका, आप इस सवाल को ऐसे करते ही नहीं। एक बार बताओ, ऑप्शन बहुत अलग अलग हैं। ट्रेन जब पुल पे खड़े किसी आदमी को पार करते तो 52 सेकंड लेती है। ट्रेन जब पुल पे खड़े किसी आदमी को पार करते तो 52 सेकंड लेती है। 52 में क्या छुपा है? 13। भाई मुझे अगर लंबाई निकालनी है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। टाइम में 13 आ रहा है, 13 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। ये नंबर 13 से कटता है, 13 पंजे 13 चौका 52, 7 ही नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये भी 13 से नहीं कटता। एकमात्र ऑप्शन ऐसा जो 13 से कट रहा है, यही आंसर होना चाहिए था। बोलो, अच्छा सवाल था, इस तरीके से पेपर में करना था। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 17, करके बताएं जल्दी से, फटाफट। बहुत बेहतरीन सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अंकित यादव जी कह रहे हैं सर जी उसके गुस्से वाला मैसेज आया, देखूं या ना देखूं? गुस्से वाला मैसेज नहीं आया, इनडायरेक्टली वे में तुम्हारा कट चुका है। प्यार वाला इमोजी दूसरी जगह जा चुका है, तो गुस्से वाला तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, आगे का सवाल, 231 + 19 स्क्वायर प्लस 231 - 19 स्क्वायर, नीचे है 231 × 231 + 19 × 19। इसका मान क्या है बेटे? जल्दी से कौन करेगा? बहुत सही, इस सवाल का आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हैं। दो इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्या दिखाई दे रहा है, देखो दो ही नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, 231 और 19। ये a + b वर्ग प्लस a - b का वर्ग। यहां जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो ये इस्तेमाल हुआ है, a + b का स्क्वायर प्लस a - b का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों, वो
ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दुगना होता है। दिस इज द कंसेप्ट, ए प्लस बी वर्ग प्लस ए माइनस बी वर्ग बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है भाई। आप ऐसे समझो कि 231 आपका ए है, 19 आपका बी है, ए प्लस बी वर्ग प्लस ए माइनस बी वर्ग, नीचे क्या है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर मेरे दोस्तों मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नीचे ले आ जाऊंगा नीचे, तो दो ही तो बचेगा मेरे दोस्तों। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल हुआ है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। मैं आपको दूसरी भी जानकारी बता देता हूं कि भाई अगर ये हो जाए ए प्लस बी स्क्वायर में से आप बीच में माइनस हो, ए माइनस बी स्क्वायर को घटाया जाए तो ये हो जाएगा 4ab, ये 4ab होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आए हैं दोनों कंसेप्ट। आगे चलेंगे भाई साहब, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 18 बनाएंगे। 18 नंबर, एवरेज औसत का सवाल है। कौन करेगा मेरे दोस्त? 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 16.5 वर्ष है। हम एक 10वीं कक्षा में घुस गए, उनके विद्यार्थियों की जब मैंने औसत आयु निकाली तो 16.5 वर्ष है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या समस्या हुई? 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हुए, जिससे औसत आयु 0.125 वर्ष कम हो गई। कक्षा में पहले से कितने विद्यार्थी थे? बहुत बढ़िया सवाल। देखो एवरेज क्या है? एवरेज एक घर है, इस घर में कोई आदमी आएगा या जाएगा तो हम हमेशा औसत से कंपेयर करते हैं। हमारे पास एक 10वीं क्लास थी, 10वीं क्लास की मेरे दोस्तों एवरेज एज थी 16.5 साल। अब 16 साल की उम्र वाले लोग आए, 16 साल की एज वाले, तो एवरेज से कितना कम है? एवरेज से आधा साल, एवरेज से आधा साल, 0.5 ईयर कम उम्र वाले बच्चे शामिल हुए क्लास में। कितने बच्चे आए? 15 नए बच्चे आए। पहले एवरेज एज कितनी थी? 16.5 साल। अब 16 साल की उम्र वाले बच्चे आए, 16.5 साल से 16 कितना कम है? आधे साल कम उम्र वाले बच्चे आए। कितने बच्चे आए? नए, 15 नए बच्चे आए। तो टोटल इतना कम हो जाएगा। इस कंसेप्ट की डिटेल में वीडियो बना रखे, टोटल में कितना परिवर्तन आएगा, टोटल में इतना परिवर्तन आएगा। औसत कितना कम हो गया? इसकी वजह से औसत 0.125 वर्ष कम हो गया। औसत में कितना परिवर्तन आया? 0.125 साल। तो इतने स्टूडेंट्स रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। ये आगे विद्यार्थियों की संख्या, ऊपर क्या रखना है? टोटल में परिवर्तन, नीचे क्या रखना है? औसत में चेंज, औसत में परिवर्तन। ठीक है बेटे, 0.125 से 4 बार जाएगा ये 0.5, 15 चौका 60, यानी कि 60 स्टूडेंट हैं। 60, आप कहोगे 60 तो ऑप्शन में नहीं है, 60 तो प्रेजेंट में है। 15 नए आने के बाद पूछा है कक्षा में पहले कितने थे। 60 स्टूडेंट अब हैं जब 15 नए आए हैं, तो इन नए स्टूडेंट आने से पहले क्लास में कितने रहे होंगे? 60 में से 15 घटाइएगा, 45 स्टूडेंट रहे होंगे। सी ऑप्शन। बोलो हां कि ना। अच्छा सवाल औसत का है और औसत का अच्छा सवाल आने की उम्मीद है पेपर में। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाँ जी, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे जिनको गणित में बहुत ज्यादा समस्याएं, जिनको मैथ का एम भी नहीं आता, कभी उन्होंने जीवन में 100 सवाल भी प्रैक्टिस नहीं किए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से बहुत डरते हैं, एडवांस का एक भी फॉर्मूला जिनको याद नहीं है, गणित में नकल से पास हुए, अगर ऐसा भी कोई विद्यार्थी गणित सीखना चाहता है तो कैरिवल एप्लीकेशन पर जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है, वीओडी रिकॉर्डेड क्लासेस, अर्थमेटिक के लिए सेपरेट, एडवांस के लिए सेपरेट, उससे एक बार जोड़ के पढ़ो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को गणित में 100% स्कोर कराया है, ऐसे ऐसे बच्चों को जो ग्रेस से पास हुए, जिनसे 10वीं में 33 नंबर भी नहीं आ पाए खुद से। ठीक है, इसके अलावा आपको जीवन में कभी दोबारा गणित पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लिया, कोई भी एग्जाम का पेपर दो, सब क्लियर करके आओगे आप। कोई भी आप एग्जाम दीजिए ना, प्री प्लस मेंस
है ना, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की, हर एक टाइप सिस्टमेटिक वे में, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सब कुछ इसमें होगा। जीरो टू हीरो बैच में सबसे फेमस जीरो टू हीरो बैच। ठीक, चलिए शुरू करते हैं दोस्त। दो सवाल और हैं अब आखिरी, क्या अब तो खत्म करना है, बनाएं। ये भी कांस्टेबल का सवाल है, पार्टनरशिप का। देखो मैंने मॉक टेस्ट में वही सवाल लिए हैं जो मैंने आपको क्लास में नहीं करवाए, जो हमारा सीरीज चल रही है ना, जो मैंने सीरीज में जो सवाल नहीं करवाए हैं वो सवाल मैंने मॉक टेस्ट में लिए हैं। ये बताएं, जैसे सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया। दो लोग हैं, सती और रथिन, इन्होंने 6:5 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश किया। कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, यानी कि रथी टिका हुआ है ऑल टाइम। 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया। 12 महीने के अंत में दोनों लोगों ने लाभ बांटा है आपस में 7:10 के अनुपात में। तो पूछा है रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। रथिन ने कुछ गड़बड़ है क्या? हाउ मेनी मंथ डिड रथिन अलोन, रथिन ने कितने महीने अकेले इन्वेस्ट किया, बताएं जल्दी से। बिल्कुल ठीक है, बताओ। मुझे सवाल में क्या निकालना है? समय। अगर मुझे समय निकालना है तो मैं कई बार बता चुका हूं कि समय निकालने के लिए आपको लाभ के अनुपात को पूंजी के अनुपात से भाग देना पड़ेगा। दैट्स इट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई दोनों लोगों के बीच प्रॉफिट किस अनुपात में बांटा गया है? दोनों ने प्रॉफिट बांटा है 7:10 के रेशियो में। ठीक। दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किस रेशियो में किया? 6:5 के रेशियो में। दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती छोड़ के चला गया। सती जो है कुछ ही महीने काम किया है, फिर सती छोड़ के चला गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो इनके टाइम का अनुपात आ जाएगा। आप बोलोगे हां सर इनके समय का अनुपात आ जाएगा। अब 5 से 10 तो 2 बार कट जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, 12:7, 7:12, 7:12। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 7:12। ना ये बात गौर से सुनने वाली है, समझने वाली है, प्यार से समझिएगा कि यहां पे बोला है कि सती कुछ महीने के बाद छोड़ के चला गया, यानी कि रथी ने पूरे 12 के 12 महीने इन्वेस्ट किया है। रथिन ने कितने महीने इन्वेस्ट किया? 12 महीने, 12 के 12 महीने रथिन ने। ठीक है भाई। तो सती ने कितना इन्वेस्ट किया? फिर 7 महीने, यानी कि सती ने 7 महीने के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। यानी कि सती जो है ये 5 महीने के लिए गायब था। सती 5 महीने के लिए बिजनेस से गायब था, यानी कि 5 महीनों के लिए जो हमारा रथिन है वो अकेले निवेश किया है। तो इस सवाल का जो आंसर है 5 महीने है। रथी ने कितने महीने इन्वेस्ट किया है? 12 महीने। अच्छा सवाल है ये। सती ने कितने महीने इन्वेस्ट किया है? 7 महीने। 7 महीने सती ने इन्वेस्ट किया। 7 महीने इन्वेस्ट करने के बाद सती छोड़ के चला गया, तो बाकी के जो 5 महीने हैं उसमें हमारा जो है रथिन अकेले इन्वेस्ट किया। यही पूछा है कि रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया? 5 महीने, 7 महीने नहीं है, 5 महीने आंसर है। बहुत अच्छा सवाल। बताइए, अब मैं इस मॉक टेस्ट का लास्ट सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। एक बार मुझे कमेंट में बता दो कि ये मॉक टेस्ट सॉल्व करके आपको कैसा लगा, क्वालिटी कैसी थी, सॉल्यूशन कैसे थे, और आपको मजा आया, आपने कुछ सीखा कि नहीं। सवाल नंबर 20 आपके सामने डाटा इंटरप्रिटेशन का करेंगे। ये देवराज यादव जी क्या कह रहे हैं? दिखाओ, ऊपर करो। और गुरुदेव जी मैं आपकी क्लास दिल्ली जंतर मंतर से ले रहा हूं, आर्मी पेंडिंग भर्ती के लिए धरने पर हूं। ये हमें पता नहीं है, इतनी ठंड में धरना दे रहे हैं आप। कौन सी पेंडिंग है आर्मी की भर्ती देवराज जी? द स्टोरी जोन कह रहे हैं सर जी मेरा ब्याह करा दो साक्षी से। द स्टोरी जोन, इस आदमी की स्टोरी ही जोन चली गई है, उसका ब्याह नहीं होगा भाई। सवाल नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से।
अब क्वेश्चन बाद में देखना, पहले तो मैंने ऑप्शन ही देख लिए, ऑप्शन कितने दूर दूर हैं। जैसे ही इतने दूर दूर ऑप्शन है मेरा मन मचल गया, मैं भैया इसको हवा में उड़ाऊंगा। अब हवा में देखो बेटे, बनाओ। आइटम ए को 12 घंटे लगते हैं और आइटम बी को 15 घंटे लगते हैं एक लेथ मशीन से तैयार करने के लिए। खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए और आइटम बी तैयार होने में 12 घंटे लगते हैं। देखो, आइटम ए को तैयार करने में 12 घंटे लगते हैं और आइटम बी को तैयार करने में 15 घंटे लगते हैं। एक जो है कैसी मशीन है, खराद मशीन। ये परसेंटेज दिया है कि टर्निंग में 41% लगेगा, ड्रिलिंग में 25% लगेगा, मिलिंग में 17% लगेगा, फिनिशिंग में 17% समय लगेगा। ये समय का परसेंटेज दिया है। तो पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है मेरे दोस्तों, ए का जो ड्रिलिंग टाइम है वो बी के ड्रिलिंग टाइम से कितना प्रतिशत कम है। आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग का समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितने प्रतिशत कम है, बताएं। आइटम ए में जो ड्रिलिंग का समय लगा है वो कितने परसेंट कम है जितना समय आइटम बी में लगा है ड्रिलिंग के लिए, बताइए कौन करेगा भाई। देखो, आइटम ए को बनाने में टोटल 12 घंटे लगा, लेकिन 12 घंटे का 25% समय लगा ड्रिलिंग के लिए। आइटम ए का टोटल समय लगा 12 घंटे बनाने में, लेकिन 12 घंटे का 25% कितना होता है, 1/4 यानी कि 3 घंटे। आइटम ए में 3 घंटे लगाए मेरे दोस्तों ड्रिलिंग के लिए। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अब हम बात करते हैं आइटम बी की। आइटम बी को बनाने में टोटल वैसे तो 15 घंटे लगा है, लेकिन ड्रिलिंग में कितना समय लगा, 33%। 15 घंटे का 33%। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब 33% क्या होता है, मैं आपको ये बता चुका हूं कि 33.33% लगभग 1/3 होता है। भाई ये 33% है तो लगभग 1/3 ही, लगभग 1/3 ही है, यानी कि 15/3 का मतलब 5 घंटे। यानी कि आइटम बी में ड्रिलिंग में लगभग 5 घंटे का समय लगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए मान लिया कि लगभग 5 घंटे। 33% को 1/3 लिख सकते हैं, तो 15 घंटे का 1/3 लगभग 5 घंटे लगा मेरे दोस्तों। तो आपसे बोला है कि आइटम ए के ड्रिलिंग का जो समय है आइटम बी से कितना कम है। तो आइटम ए में जो समय लगा है ड्रिलिंग में वो 2 घंटे कम लगा है बी से, 2/5। अब बेटा 1/5 होता है 40%, 1/5 20%, 2/5 40%, तो 40% समय कम लगा है। तो आंसर 40 के नजदीक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन 40 के नजदीक है, यही उत्तर होना चाहिए। पूरा करूंगा तो बेवजह टाइम वेस्ट करूंगा, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है भाई साहब। समझ में आई बात? जब ऑप्शन दूर दूर हैं तो हवा में अप्रोक्स मान के सवालों को सॉल्व किया करो। 66.67 कुछ बच्चे बता रहे वो गलत है, ऐसे नहीं होता भाई। इसी के साथ इस मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चन आपके लिए पूर्ण तरीके से समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा, आपने इन 20 सवालों में से कितने सवाल खुद से कर लिए, सही कितने किए, गलत कितने किए, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज तो मैं आपको करा ही रहा हूं और आगे जो चैप्टर बचे वो करवाऊंगा मंडे से। कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को हमारी क्लास होगी मेरे दोस्तों। और आप चाहते हो कि मैं मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताएं। जितने ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे, वोट करेंगे, उस हिसाब से मैं आगे का प्रोसेस करूंगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा भाई ये सेशन, मुझे पढ़ा के भी और आपको पढ़ के भी। परसों मिलेंगे मंडे को हम सेम इसी टाइम 11 बजे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, मंडे को टॉपिक हम उठा लेते हैं समय, दूरी और चाल, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जिससे एक सवाल पेपर में आना निश्चित है। मंडे को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद, बाय।